हेलो दोस्तों, सेक्सी रूट से में आपका स्वागत है। आज है 9 जुलाई और आज आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम था जो कि फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम समाप्त हो गए। दोस्तों आज हम इस सेशन में 9 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। ये सभी जो क्वेश्चन होंगे 100% रियल एवं ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको बताया जाता है ताकि नेक्स्ट आने वाले एग्जामों में आपको बेनिफिट देखने को मिले। एक बात और दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह का सेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी एग्जाम होते रहते हैं उसका एनालिसिस अपने चैनल के माध्यम से आपको करवाता रहता हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे द्वारा जो भी सेशन आपको फॉरवर्ड की जाए उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और जैसा कि इसका पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर फॉरवर्ड कर दिया जाता है, तो इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि एमएस धोनी को पद्मश्री पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था। तो एमएस धोनी को देखा जाए तो पद्मश्री पुरस्कार जो कि 2009 में से सम्मानित किया गया था, तो 2009 इसका करेक्ट आंसर होता। तो चलिए इनसे जुड़ी कुछ प्रमुख फैक्टों को देखें तो इन्हें जो है 2009 में चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह देखें तो 2018 में जो है इन्हें तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्हें जो पुरस्कार दिए गए हैं उन पुरस्कारों में देखें तो पद्म भूषण पुरस्कार जो कि 2018, पद्मश्री 2009 एवं मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार जो कि 2008 में एमएस धोनी को प्रदान किया गया था। नेक्स्ट देखें तो ये जो पुरस्कार है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति भवन में जो है यह प्रदान किया जाता है। वह देखें तो एमएस धोनी जो कि झारखंड राज्य के रांची से संबंधित हैं। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में आधुनिक नृत्य के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। तो भारत में आधुनिक नृत्य के पिता के रूप में जो है उदय शंकर को जानते हैं। तो उदय शंकर इसका करेक्ट आंसर था। जबकि वहीं देखा जाए तो शास्त्रीय नृत्य के जनक एवं संस्थापक जो है शंकर देव हैं। तो इस फैक्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का लिंगानुपात कितना है। तो भारत का जो लिंगानुपात है 943 है। तो 943 इसका करेक्ट आंसर होता। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंगानुपात है वो 943 है। जबकि हरियाणा का लिंगानुपात जो कि सभी राज्यों में सबसे कम है, जो कि हरियाणा का जो लिंगानुपात है वो 879 है। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को आप ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जनगणना से ही संबंधित था कि 2011 के जनगणना में दशकीय वृद्धि कितनी है। तो 2011 के जनगणना में देखा जाए तो दशकीय जो वृद्धि था वो 17.7% था। तो 17.7% इसका करेक्ट आंसर था। ये जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पीछे के शिफ्टों में जो है पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखें तो ये जो है 2001 से 2011 के दौरान जो था भारत की दशकीय वृद्धि दर वह 17.7% था। वहीं देखें तो राज्यों में सबसे उच्चतम जो दशकीय वृद्धि था वो मेघालय का था जो कि 27.8% था। वहीं देखें तो सबसे कम दशकीय वृद्धि दर जो था नागालैंड का जो कि -0.5% था। वहीं देखें तो नागालैंड का जो दशकीय वृद्धि था वह ऋणात्मक दर्ज की गई थी। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को आप ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो धर्मनिरपेक्ष इसका करेक्ट आंसर होता। इनसे जुड़ी कुछ प्रमुख फैक्टों में देखें तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संप्रभुत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। वह देखें तो प्रस्तावना में अभी तक देखा जाए तो मात्र एक बार संशोधन किया गया है। वह देखें तो भारत का संविधान जो प्रस्तावना है यह अमेरिका के संविधान से लिया गया था। यह जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया था और इसमें जो एक बार जो संशोधन किया गया था वह 18 दिसंबर 1976 को किया गया था। वह देखें तो यह जो संशोधन था इंदिरा गांधी के समय में किया गया था, जो कि यह 42वां संविधान संशोधन था। इसी संशोधन में जो है प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जो है संप्रभुत्व, लोकतांत्रिक शब्द के स्थान पर जोड़ा गया था। वहीं देखें तो राष्ट्र की एकता जो शब्द जोड़ा गया था वह राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द पर जो है बदला गया था। इनकी राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द को बदलकर जो है राष्ट्र की एकता कर दिया गया था। तो यह एकमात्र संशोधन था प्रस्तावना में। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को आप ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन था। तो गणतंत्र दिवस के मौके पर देखा जाए
तो मुख्य अतिथि के रूप में जो है कौन आए थे, तो इसका मैं पूरा डेट तो नहीं बता पाए थे, तो आपको दोनों बता देता हूँ, आप देख लीजिएगा कि कौन से आपके ऑप्शन में दिया गया था 24 या 23 वाला। वैसे देखा जाए तो 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य जो अतिथि थे वह फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन थे, जबकि 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि पर देखा जाए तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी आए थे। वहीं देखें तो पहले जो गणतंत्र दिवस के मौके पर जो मुख्य अतिथि के रूप में आए थे वह इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति थे सुकरानो, जो कि भारत आए थे। तो इन सब में आप देख लीजिएगा कि कौन से आपके ऑप्शन में दिए गए थे, तो इन सभी फैक्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तिब्बत में किस नदी को सिंगी खमसेर का मुहाना कहा जाता है, तो यह जो है सिंधु नदी को कहा जाता है, तो सिंधु नदी इसका करेक्ट होता। तो चलिए इनसे जुड़ी कुछ प्रमुख फैक्टों में देखें तो सिंधु नदी जो कि चीन के तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, वहाँ के लोगों के द्वारा जो है इस नदी की पहचान जो है सिंह खम्बत शेर के मुहाने के रूप में किया जाता है। वहीं देखें तो ब्रह्मपुत्र नदी को जो है यह भी जो मानसरोवर झील से ही निकलती है। अब ब्रह्मपुत्र नदी को 4 अलग अलग नामों से भी जानते हैं। वहीं देखें तो तिब्बत का चीन का जो तिब्बत है वहाँ पर इसको सांगपो नदी ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में यमुना। इन चार नामों से जो है ब्रह्मपुत्र नदी को जानते हैं इन 4 स्थानों पर। तो इन सभी फैक्ट को भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, EWS आरक्षण किस समिति के सिफारिश पर लाया गया था, तो EWS आरक्षण जो था वह सिन्हा समिति की सिफारिश पर लाया गया था, तो सिन्हा कमीशन इसका करेक्ट आंसर था। वहीं देखें तो यह जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के आरक्षण जो कि सिन्हा आयोग की सिफारिशों के आधार पर दिया गया था, जिन्हें जो है 2010 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, यानी कि सिन्हा आयोग के द्वारा जो है 2010 में रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट देखें तो सर्वोच्च न्यायालय ने 103वें संवैधानिक संशोधन को वैधता करार दिया। इसके आधार पर जो है भारत के सरकारी नौकरियों कॉलेजों में सर्वों के अधिकार के रूप में कमजोर वर्गों को EWS के लिए 10% आरक्षण का प्रदान करता है, जो कि यह पीछे के शिफ्टों में आपको एग्जाम में इसके से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखें तो 1990 के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे BV सिंह, जो कि मंडल आयोग की सिफारिश पर इन्होंने OBC को जो है 27% आरक्षण देने की सिफारिश को स्वीकार किया था, तो इस फैक्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 1919 में गांधी जी ने एक सत्याग्रह का आह्वान किया जिसके खिलाफ अंग्रेजों ने एक अधिनियम पारित किया। वह अधिनियम क्या था ये पूछा गया था, तो वह जो था रॉलेट एक्ट था, तो रॉलेट एक्ट इसका करेक्ट आंसर होता। इनसे जुड़ी कुछ प्रमुख फैक्टों में देखें तो 1919 में गांधी जी ने जो है प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह शुरू करने का फैसला लिया। वह देखें तो यह जो था इस समय जो वाइसराय थे वह चेम्सफोर्ड थे, जो कि 1916 से लेकर 1921 तक रहे थे। इन्हीं के समय में जो है कार्यकाल में 1919 में रॉलेट एक्ट को पारित किया गया था। रॉलेट एक्ट पारित होने के बाद इंपीरियल विधान परिषद से जो है इस्तीफा दे दिए थे कुछ व्यक्तियों, जिनमें से मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली जिन्ना और मजहरुल हक, ये तीनों व्यक्ति थे जो कि इंपीरियल विधान परिषद से जो है अपने इस्तीफा दे दिया था रॉलेट एक्ट के पारित होने पर। नेक्स्ट देखें तो कांग्रेस के जो नेता थे जो कि सफेदुन किचलू एवं सत्यपाल मलिक, इन दोनों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया था रॉलेट एक्ट के तहत। वहीं देखें तो रॉलेट एक्ट जिसको जो है बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून भी कहा जाता है। वहीं देखें तो इसी के बाद जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में हुआ था। इस जो नरसंहार हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसी को देखते हुए रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है अपने नाइटहुड की उपाधि एवं महात्मा गांधी ने जो है कैसर ए हिंद की उपाधि को त्याग दिए थे। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, शतरंज में कितने प्यादे होते हैं, तो शतरंज में देखा जाए तो कुल 8 प्यादे होते हैं, तो 8 इसका करेक्ट आंसर होता। इनसे जुड़ कुछ प्रमुख फैक्ट भी देख लेते हैं, जैसे कि शतरंज खेल के समय जो है मोहरे शतरंज के विस्तार पर चलते हैं। शतरंज मोहरे पर 6 प्रकार के होते हैं,
जिसमें से देखा जाए तो 16 मोहरे शुरू होते हैं। इसमें जो होता है 8 प्यादे, 2 बिशप, 2 नाइट, 2 हाथी, 1 रानी और 1 राजा होता है। वहीं देखें तो शतरंज बोर्ड में जो है कुल 32 टुकड़े होते हैं, जिसमें से प्रत्येक देखा जाए तो 16 सफ़ेद और 16 काले होते हैं। तो इस फैक्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा शासक पल्लव वंश के संस्थापक था। तो पल्लव वंश की जो स्थापना था वह सिंह विष्णु के द्वारा किया गया था। तो सिंह विष्णु इसका करेक्ट आंसर था। वहीं देखें तो पल्लव वंश की जो संस्थापक थे वह सिंह विष्णु थे। इनकी जो राजधानी थी वो कांचीपुरम था। वहीं देखें तो इसी वंश के जो थे नरसिंह वर्मन द्वितीय, इनके द्वारा जो कि कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया था। वहीं देखें तो इस वंश का अंतिम शासक जो कि अपराजित अमरवन था, अमरन जो कि अंतिम शासक थे। तो इन सभी फैक्ट को ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अखिल भारतीय फुटबॉल क्लब का गठन कब हुआ था। तो अखिल भारतीय फुटबॉल क्लब का जो गठन था 1937 में हुआ था। तो 1937 इसका करेक्ट आंसर होता। तो चलिए इनसे जुड़ी कुछ प्रमुख फैक्टों को देख लेते हैं। जैसे कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, इसका गठन जो कि 1937 में हुआ था। इसका गठन देखा जाए तो 6 क्षेत्रों के फुटबॉल महासंघ के प्रतिनिधियों को जो द्वारा जो है शिमला में स्थित एक बैठक हुआ था। इसी बैठक के दौरान जो है इसका गठन किया गया था। वह देखें तो भारतीय फुटबॉल संघ, जिसे IFA के रूप में संक्षिप्त के रूप में जाना जाता है, वह संगठित जो कि भारत के पश्चिम बंगाल के राज्य में जो है संघ फुटबॉल को संचालित करता है। यह भारत का सबसे पुराना फुटबॉल संघ है। इसकी स्थापना 1893 में किया गया था। फुटबॉल के संबंधित कुछ प्रमुख टूर्नामेंटों को देखें तो इंडिया सुपर लीग, संतोष ट्रॉफी, भारतीय महिला लीग, फुटबॉल क्लब चैंपियन, नेशनल बीच फॉर चैंपियनशिप, सुपर कप, ड्यूरेंट कप, ये सभी जो प्रमुख ट्रॉफियाँ हैं जो कि फुटबॉल से संबंधित हैं। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ONGC किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो ONGC जो कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय इसका करेक्ट आंसर होता। तो आज के ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि सेशन पसंद आए तो चैनल को एक लाइक जरूर करके जाइएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और जैसा कि इसका PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाता है, तो इसका PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए दोस्तों तो इसी तरह का सेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।